नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक खास मेहमान से बातचीत करेंगे और बहुत ही खास मुद्दे पे एक अलग एंगल से जो लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। दरअसल बिहार में इस समय सरकार बदल चुकी है, नई मंत्रिमंडल भी बन गया, विभागों का बंटवारा भी आज हो गया, लेकिन नीतीश कुमार का एक बयान आज भी सुर्खियों में है और लोग उस पर तरह तरह के अपनी राजनीतिक दांवपेच आजमा रहे हैं। जो उन्होंने बयान दिया था कि 2024 में हम रहें या ना रहें, 2014 वाले नहीं रहेंगे। इसी बयान से लोग ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो 2024 में अपने आप को एज ए पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार जी हैं। सर से बात करेंगे। सर, पहली नज़र में आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसा हुआ क्यों? नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ सरकार बनाया, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है बहुत साफ है। जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए 2020 में, उस वक्त से आप देखिए बीजेपी और जेडीयू का संबंध कुछ खास अच्छा रहा नहीं। चिराग पासवान का जो रोल रहा उस चुनाव में, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़े और नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि बीजेपी के कोई बड़े नेता सामने आएंगे और चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, जो साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो नीतीश कुमार की जड़ें काट रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी नीतीश कुमार को कि बीजेपी का कोई नेता आएगा और उस पर कोई वक्तव्य देगा, क्रिटिसाइज़ करेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो दावे किए जा रहे थे बार बार कि बीजेपी ने एक तरह से प्लांट किया है चिराग पासवान को, उस समय तक नीतीश कुमार की नाराज़गी थी। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए और जेडीयू की संख्या घट गई और बीजेपी की संख्या बढ़ गई और कई ऐसे सीट थे जहां पर जेडीयू मामूली वोटों के अंतर से हार गए और चिराग पासवान की पार्टी को वहां कुछ वोट आए, उस समय से नीतीश कुमार की नाराज़गी शुरू हुई और वो नाराज़गी आज तक ख़त्म नहीं हुई थी। नाराज़गी आगे बढ़ी जब मंत्रिमंडल बनने लगा। उस वक्त नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। उस वक्त भी बीजेपी के अंदर में विरोध के स्वर उभरे और कुछ लोगों ने कहा, भाई छोटी पार्टी है, कम सीटें हैं, उन्हें हम कैसे मुख्यमंत्री का पद दे दें। तो जो कहते बीच बीच में उन्हें लगता था नीतीश कुमार को कि अपमानित किया जा रहा है। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, बड़े नेताओं ने बयान दिया कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, हमने इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, जिनके साथ उन्होंने लंबी पारी खेली बिहार की राजनीति में, सुशील मोदी, उनको बिहार से हटा लिया गया। और हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की एक अपनी ट्यूनिंग थी। दोनों अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन दोनों ने बड़े अच्छे से गठबंधन चलाया। उनको वहाँ से हटा के राज्यसभा में ले आया गया और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो एक आदमी कैप्टन और उसके 2 वाइस कैप्टन, जिसने पहले 15 साल 16 साल तक कैप्टनसी एक वाइस कैप्टन के साथ की, आपने 2 वाइस कैप्टन लगा दिए। वो भी कोई नीतीश कुमार ने बहुत स्पोर्टिंगली नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये किसी न किसी तरह से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से हम पर अंकुश लगाया जा रहा है। और मुझे लगता है उस समय से जब तक ये घटनाक्रम चला, जब उन्होंने अल्टीमेटली डिक्लेयर किया कि भाई मैं साथ छोड़ रहा हूँ और नया गठबंधन बनाया, बीच बीच में हमने देखा कई बार बीजेपी नेताओं के बयान आते रहते थे। और वो नेता कौन थे? लोकल नेता, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक तरह से इंसल्ट किया जाता था। बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि भाई आप तो हमारे दया भाव से मुख्यमंत्री हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार ने भी कोई कसर छोड़ी, उन्होंने भी कई बार इस तरह के अपने एक्शंस किए, पॉलिटिकल एक्शंस, जिससे ये लगता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब जब रामनाथ कोविंद को फेयरवेल दिया जा रहा था, उस वक्त वो उपस्थित नहीं हुए। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ, उस वक्त उपस्थित नहीं हुए। ऐसे तमाम इवेंट्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री, बड़े गणमान्य नेता आ रहे हैं, खासकर बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा। और इन सब एक तरह से जो समारोह हुए, उसका नीतीश कुमार ने कोई एक कारण उन्होंने साइट किया और इन समारोहों से अपने आप को अलग रखा। तो ये भी कहा जा सकता है नीतीश कुमार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे वो बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश की। एक बयान की सर खूब चर्चा है। दोनों तरफ से, तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। और मैं ये कह सकता हूँ शायद चुनाव के पहले दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी, बीजेपी को और जेडीयू को। आज स्थिति ऐसी आ गई थी, दोनों को लगता था कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है,
इस वजह से जो फाइनली उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। ठीक है सर, बात की जाती है अरुण जेटली की, उसके पहले बात आडवाणी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी, सबकी बात होती है कि जैसे संबंध नीतीश कुमार के पुराने नेताओं के साथ रहे हैं, क्या 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे रिश्ते एनडीए के साथ नहीं रहे, और यही कारण था कि लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा, हालांकि कम सीटें आई तो बाद में फिर गठबंधन के साथ लड़े। तो लोग इससे ये आकलन लगाते हैं कि कहीं न कहीं 2014 में ही नीतीश कुमार के मन में था कि हम प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के जगह। 2014 से ही कुछ संबंध जो है बीजेपी का, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ अलग सा दिखाई पड़ा। आपने कुछ नेताओं का नाम लिया, मैं नेताओं के नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये ज़रूर है 2014 की बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत फ़र्क है। और आज की बीजेपी एक नई बीजेपी है जिसमें 2014 वाले कई नेता अब आपको नज़र नहीं आते। तो इसका फ़र्क पड़ता है, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, अलग अलग अगर आप नेताओं की बात करें जो इनके साथ गठबंधन में रहे हैं। अब अकाली उनके साथ गठबंधन में नहीं है, तमाम ऐसे पार्टियां हैं जो पहले गठबंधन में थे आज उनके साथ नहीं है। ये बात सब कहते हैं कि बीजेपी की जो काम करने की जो शैली है, निर्णय लेने की जो शैली है, पूरा उसका जो रंग रूप है वो आज बदला बदला सा दिखाई पड़ता है। अगर हम अटल आडवाणी के ज़माने की बात करें और आज अगर मोदी, शाह और नड्डा के ट्रायो की बात करें तो सभी लोग कहते हैं कि इनके जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, एक और सर बात आ रही है मीडिया हलकों से ही और लगातार निकल के आ रही है कि 90 वाली घटना को पुनरावृत्ति है उसकी, जिस तरह से मंडल आयोग का बात की जा रही थी, पिछड़ों की राजनीति करने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए 2024 में नीतीश कुमार को एज ए पीएम प्रोजेक्ट करके मंडल 2.0 किया जा सकता है। तो क्या लगता है कि 90 और आज के दौर में कितना बदलाव हुआ है, और नरेंद्र मोदी भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं, तो कितना खेला जा सकता है इस पिच पे? देखिए, मंडल 1.0 और मंडल 2.0 में बहुत अंतर है। पहला जब मंडल हुआ उस वक्त ये जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ये रीजनल पार्टी करती थी उनको अभी तक इस बात का अंदाज नहीं था कि ये पार्टियां उनके एस्पिरेशंस को कितना फुलफिल करेंगी। जब पहला मंडल हुआ 90s के दौर में, उसके बाद काफ़ी समय निकल गया है। कुछ रीजनल पार्टियां राज्य में सरकारें चला चुकी हैं, कुछ रीजनल पार्टियां केंद्र में सरकार में गठबंधन में रही हैं, और अब जिन जातियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उन जाति समुदाय के वोटरों के बीच में भी इन पार्टियों के बीच जो थोड़ा मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ता है। इनका अट्रैक्शन बीजेपी की तरफ पहले की तुलना में आज कहीं ज़्यादा है। मंडल 2.0 अगर जातीय गठबंधन पर रीजनल पार्टी एकत्रित होना चाहेंगी, कोशिश करेंगी, और जातीय गठबंधन के आधार पर नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास किया जाएगा, तो ये कतई सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि राजनीति में अब सिर्फ जातीय गठबंधन से काम नहीं चलेगा, आपको कोई पॉजिटिव एक एजेंडा लेके आना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना है, बीजेपी को चैलेंज करना है, तो मंडल 1 और मंडल 2 में फ़र्क है। मंडल 1 सिर्फ जातीय समीकरण पर आपने राजनीति की, और ऐसी राजनीति 20 साल तक कर सके राज्य में, केंद्र सरकार में। मंडल 2 में सिर्फ जातीय गणित के आधार पर राजनीति कर पाना असंभव है। हमने 2019 का लोकसभा चुनाव यूपी में देखा, कई राज्यों में देखा, कई राज्यों में गठबंधन हुए, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। यही संकेत है कि मंडल 2.0 अगर करना है तो आपको एक पॉजिटिव एजेंडे पे करना होगा। मोदी विरोध या जातीय गठबंधन, सिर्फ अगर दो आधारों पर अगर आपने अपनी राजनीति की तो 2024 में भी सक्सेसफुल होते हुए ये रीजनल पार्टियां दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है सर, सुशील मोदी बहुत करीबी थे, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया, उनकी मांग भी थी नीतीश कुमार की कि इन्हें यहीं रहने देना चाहिए था बिहार में भी, लेकिन उन्होंने ही एक बयान ऐसा दिया है कि उपराष्ट्रपति पद की कामना थी और राष्ट्रपति पद की कामना थी नीतीश कुमार के अंदर, और यही कारण था कि इन दोनों कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया। अगर उन्हें बना दिया जाता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तो आज भी एनडीए के साथ होते। अब ये तो स्पेकुलेशन है, अब इस बात की तथ्य तक तो हम जा नहीं सकते। मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च मुझे इन तथ्यों तक पहुँचने में कोई मदद नहीं करती कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, उनके मन में क्या था, उनके मन में आकांक्षा क्या थी, क्या वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे। लेकिन अगर चीज़ों को जोड़ के देखने की कोशिश करें,
हो सकता है ऐसी आकांक्षा रही हो, ऐसी उनकी उम्मीद रही हो कि शायद मुझे एक बड़े पद के रूप के लिए एनडीए उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होगा, इसके बारे में कोई तथ्यात्मक हमारे पास चीज़ नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि हाँ यही ट्रिगर पॉइंट था और इसी वजह से नीतीश कुमार ने एनडीए का गठबंधन छोड़ा। आज अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया होता तो शायद वो आज भी एनडीए के साथ रहते। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना मेरे समझ से समय व्यर्थ करना होगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न ये पूछते हैं कि अगर मान लिया जाए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कि 2024 में नीतीश कुमार को एज ए पीएम प्रोजेक्ट कर देता है विपक्ष, ममता बनर्जी केजरीवाल सब मान जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना कितना आसान होगा? मान लिया जाए कि अगर इनको मान लिया जाए कि इनको विपक्ष ने अपना नेता मान लिया, तो भी आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करना। ये ज़रूर है कि थोड़ी सी चुनौती लगेगी, लगेगा कि कुछ खेल हो रहा है, कुछ कंटेस्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है देश भर में, और उससे अगर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी को हम आकलन को कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो इसका कंपैरिजन बहुत ही पुअर कंपैरिजन है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में उनके अपने राज्य बिहार में गिरावट दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई नीतीश कुमार के चेहरे पर विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी को हराने में कामयाब हो जाएगा। ये ज़रूर है कि एक कोऑर्डिनेशन होगा उनके चेहरे के इर्द गिर्द, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में चैलेंज कर पाना बड़ी टेढ़ी खीर है।